हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। मेरा नाम विद्यांशा अरोड़ा है। मैं जयपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। आज जो हम पैरासाइट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जियार्डिया लैम्ब्लिया। ठीक है। तो इस लेक्चर में जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस एंड लैब डायग्नोसिस। ठीक है। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियार्डिया लैम्ब्लिया वर्ड की बात करें तो ये वर्ड दो साइंटिस्ट के नाम से मिलकर रखा गया है। जैसे जो जियार्ड वर्ड है आपका, वो रखा गया है अल्फ्रेड मैथ्यू जियार्ड। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अल्फ्रेड मैथ्यू जियार्ड। और जो लैम्ब्लिया था, ये दूसरे साइंटिस्ट के नाम से लिया गया है जिनका नाम है विलियम विलियम लैम्बल। दिस इज एल। ठीक है। तो इनके सरनेम से लैम्बलिया आया है और मैथ्यू जियार्ड इनके सरनेम से जियार्डी आया है। ठीक है। तो इन दोनों ही साइंटिस्ट का इस पैरासाइट में इसको डिस्कवर करने में, ऑब्जर्व करने में कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इनको ऑनर करने के लिए ये नाम रखा गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इट्स अ प्रोटोजोअन पैरासाइट। ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब आपको पता ही है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। और प्रोटोजोन का मतलब है यूनिसेलुलर। ठीक है। यूकैरियोटिक पैरासाइट है, यूनिसेलुलर पैरासाइट है। ठीक है। अगर मल्टीसेलुलर है तो हम इसको हेलमिंथीज बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक ऐसा पैरासाइट है जियार्डिया लैम्ब्लिया जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? जियार्डियासिस। ये उस डिजीज को बोलते हैं जो जियार्डिया लैम्ब्लिया कॉज करता है। इसका हैबिटेट क्या है? हमारी बॉडी में आने के बाद ये कहाँ रहता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके रहता है, वहां डिजीज कॉज करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो इसकी मॉर्फोलॉजी दो तरीके की होती है। सबसे जो फर्स्ट मॉर्फोलॉजी है दैट इज ट्रोफोजोइड। ठीक है। तो ट्रोफोजोइड, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ट्रोफोजोइड का है। अगर हम शेप की बात करें तो टेनिस रैकेट शेप या फिर पियर शेप होती है। मतलब टेनिस रैकेट जो होता है खेलने वाला, उसके जैसी इसकी बाउंड्री है, तो इसलिए इसको ऐसा कहा गया है। अगर हम साइज की बात करें तो 10 to 20 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। ब्रिथ की बात करें तो 5 to 15 माइक्रोमीटर इसकी ब्रिथ होती है। ठीक है। इट हैज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है सेम आपको वही राइट में दिखेगा। ठीक है। जैसे कि इसमें वन पेयर ऑफ आपको न्यूक्लियस दिखेंगे, ये दोनों जो है, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है। फोर पेयर ऑफ फ्लैजिला, मतलब एक तरफ चार फ्लैजिला दिखेंगे आपको, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। और इस तरफ भी आपको फोर दिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। आपको इसमें एक्सोस्टाइल दिखेगा। जो सेंटर में स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम एक्सोस्टाइल बोलते हैं। इस तरफ एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। उसको हम एक्सोस्टाइल बोलते हैं। इसमें सकिंग डिस्क होता है। गलती से यहाँ पे सकलिंग डिस्क लिखा हुआ है, जो कि ये स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है पूरा राउंड वाला, दिस इज सकलिंग डिस्क। ठीक है। और इसमें पैराबेसल बॉडी होती है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। और इसमें बेसल बॉडीज होती है। ठीक है। जिस पॉइंट से ये फ्लैजिला निकल रहा है। ठीक है। तो चार पेरा बेसल बॉडी है क्योंकि चार ही फ्लैजिला है, तो हर पॉइंट से निकल रहा है ना, तो बेसल बॉडी भी वहां कनेक्टेड है। ठीक है। तो इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला का फंक्शन होता है मोटिलिटी का, मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजिला। ठीक है। इस पैरासाइट को। और अगर हम पैराबेसल बॉडी की बात करें तो पैराबेसल बॉडी जो होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। फ्लैजिला को, ताकि फर्दर वो मूवमेंट कर सके। ठीक है। सकिंग डिस्क की बात करें तो इसकी हेल्प से ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अधेर होता है, चिपकता है। ठीक है। सकिंग डिस्क की हेल्प से। बेसल बॉडी की बात करें तो वो ये चीज की श्योरिटी देता है कि जो बॉडी है उससे उसका प्रॉपर अटैचमेंट रहे। ठीक है। जितने भी ऑर्गेनल्स या अदर पार्ट्स है बेसल बॉडी का। और एक्सोस्टाइल की बात करें तो वो भी अटैचमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि सेंटर में होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड मॉर्फोलॉजी की, दैट इज सिस्ट। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सिस्ट का है। इसमें सेंटर में एक्सोस्टाइल है, जिसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें थिक वॉल होती है, इसमें न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियोल्स होते हैं उसके अंदर, और पैराबेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। ये इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है, मतलब हमारी बॉडी में अगर जार्डिया लैम्ब्लिया एंटर करेगा तो उसकी इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी है? सिस्ट है। ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है कि जार्डिया लैम्ब्लिया की इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी है, दैट इज सिस्ट। ठीक है, साइज की बात करें तो 15 × 8 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है, शेप राउंड और ओवल होती है, और ये सिस्ट वॉल से सराउंडेड होती है जो कि डबल लेयर्ड होती है, आपको दिख रही है 1 और 2। ठीक है, अ पेयर ऑफ न्यूक्लियस ईच साइड, हर तरफ पेयर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब दो, दो इधर है दो उधर है। ठीक है, आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मेजरली इसकी लाइफ साइकिल की, इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होगा, ये जो सिस्ट है जिसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है, तो हम उस सिस्ट को इनगल्फ करेंगे। डबल लेयर्ड बना रही हूं मैं, उसमें समझ आना। ठीक है, तो इसको हम करेंगे इंजेस्ट सिस्ट। ठीक है, सिस्ट को जैसे ही हम इंजेस्ट करेंगे तो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद सबसे पहले वो स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा। तो विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर अंदर एक्सिस्टेशन होगा, एक्सिस्टेशन अकर्स। एक्सिस्टेशन का मतलब होता है कि जो सिस्ट है वो रिमूव होके ट्रोफोजोइड बन, अपनी वॉल को रिमूव करके ट्रोफोजोइड बनने लगेगा। ठीक है, स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से सिस्ट डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये क्या करती है, अपनी सेल वॉल को रिमूव करते करते किस में कन्वर्ट होने लग जाती है, ट्रोफोजोइड में। ठीक है, पर्टिकुलर एक सिस्ट जो है वो दो ट्रोफोजोइड्स को लिबरेट करती है। ठीक है, कितने ट्रोफोजोइड लिबरेट करती है, 2 ट्रोफोजोइड्स लिबरेट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी में हमारे सिस्ट एंटर करेगा, विद इन 30 मिनट्स एक्सिस्टेशन अकर होगा और ट्रोफोजोइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रोफोजोइड अपने नंबर, एक सिस्ट निकल के दो ट्रोफोजोइड बनाएंगे, अब ये ट्रोफोजोइड्स अपनी कॉलोनीज को इंक्रीज करेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ही अपना नंबर इंक्रीज करेंगे और कॉलोनीज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कॉलोनीज का फॉर्मेशन करने के बाद में बाइनरी फिजन के थ्रू, विच इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये डायरेक्टली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस लेयर है वहां पे जाके ये चिपक जाएंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से चिपकेंगे, सकिंग डिस्क की हेल्प से। सकिंग डिस्क की हेल्प से ये वहां के सरफेस पे जाके चिपक जाएंगे। वहां जो इंटेस्टाइन की ब्रश बॉर्डर है, ठीक है, जो सरफेस लेयर है, वहां पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट है ये फिर उसको डैमेज करने लग जाएंगे, सकलिंग डिस्क से चिपक जाएंगे और फिर उसको डैमेज करने लग जाएंगे। तो वहां पे चिपकने की वजह से, एंजाइम डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि वहां पे जो एंजाइम्स फैट का और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन करते हैं तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी या अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो ये ट्रोफोजोइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ट्रोफोजोइड वापस से सिस्ट में कन्वर्ट होता है तो हम इसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। ठीक है, जैसे ही ट्रोफोजोइड एनसिस्टेशन में कन्वर्ट होगा, एक टाइम बाद वो फीसस के थ्रू बॉडी से निकल जाएगा और फिर वापस से कोई ह्यूमन कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू इसको इंजेस्ट कर लेगा। ठीक है, हम वापस से साइकिल का रिविजन करते हैं। सबसे पहले कोई ह्यूमन कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू इस सिस्ट को इंजेस्ट करेगा। ये सिस्ट बॉडी में अंदर आने के बाद ईसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक की तरफ जाएगा। ठीक है, स्टमक में पीएच बिगड़ा हुआ रहता है, गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, तो ये सिस्ट डिस्टर्ब हो जाती है और ये फिर किस में कन्वर्ट होने लग जाती है, एनसिस्टेशन में, आई मीन ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब सिस्ट ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट होती है तो हम उसको एक्सिस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, बॉडी में एंटर होते ही 30 मिनट के अंदर अंदर एक्सिस्टेशन होने लग जाता है, जिससे जो सिस्ट है वो ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट होने के बाद बाइनरी फिजन के थ्रू, विच इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके थ्रू ये अपनी कॉलोनीज को इंक्रीज करता है।
एक सिस्ट दो ट्रोफोजोइट को निकालती है, फिर आगे जाके ये और करते हैं और करते हैं, तो इससे कॉलोनीज का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर अटैक करते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्रश बॉर्डर होती है, जो ऊपर ऊपर लेयर होती है, ये वहां से जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। या फिर आपके इंटेस्टाइन में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्स, ठीक है, उनमें ये जाके चिपक जाते हैं। तो इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि फैट और कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, वो डैमेज कर देती है। तो अगर जब फैट और कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम्स को डैमेज कर देगी, तो प्रॉपरली वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रोफोजोइट वापस से जब सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अपनी अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान, तो उसको हम बोलेंगे एनसिस्टेशन। जब ट्रोफोजोइड वापस से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन होने के बाद, सिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद, वो फीसस के थ्रू वापस से ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल जाएगा। फिर कोई अदर ह्यूमन उसको कंटामिनेटेड फूड या वाटर से इंजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो आइए हम इसकी थ्योरी देखते हैं। ह्यूमन इंजेस्ट सिस्ट थ्रू कंटामिनेटेड फूड या वाटर, कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू ह्यूमन सिस्ट को इंजेस्ट करेगा। Cyst undergoes maturation and binary fission through which cyst releases two trophozoid by excitation. 30 मिनट्स के अंदर अंदर या कुछ ही देरी में एक्सिस्टेशन होगा। एक्सिस्टेशन का मतलब होता है जब सिस्ट से ट्रोफोजोइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। होने के बाद में ट्रोफोजोइड बन गया, सिस्ट मैच्योर हो गई, बाइनरी फिजन हो गया, डेवलप हो गया। उसके बाद ट्रोफोजोइड अपने नंबर इंक्रीज करेंगे और कॉलोनीज का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बढ़ते ही चले जाएंगे। फिर ये कॉलोनीज क्या करती है, सकलिंग डिस्क की हेल्प से इंटेस्टाइन की वॉल पे आके चिपक जाती है, सरफेस पे। टिश्यू को चीरते हुए अंदर नहीं जाती, सरफेस लेवल पे ये काम करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन व्हेन इट रीचेस टू कोलोन, जैसे ये कोलोन के एरिया तक पहुंचता है तो एक्सिस्टेशन होने लग जाता है। मतलब वापस से जो आपका ट्रोफोजोइड है अब सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद फीसस के थ्रू सिस्ट पासेस इन स्टूल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से जो सिस्ट है वो फीसस के थ्रू बाहर निकल जाएगी। फिर वापस कंटामिनेटेड फूड या वाटर से ये किसी अदर ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगी। तो उसकी लाइफ साइकिल बिल्कुल सिंपल सी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से सिम्टम्स शो होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक सेकेंड। तो हम इसके जो सिम्टम्स की बात करते हैं, यस। तो सबसे फर्स्ट सिम्टम है डायरिया। लूज मोशन जिसे हम कहते हैं, सबसे फर्स्ट सिम्टम होता है जियार्डिया लैम्ब्लिया का, ठीक है। दूसरा है एब्डोमिनल पेन, पेट में पेन होना, ठीक है। तीसरा है नोजिया एंड वॉमिटिंग, जी घबराना, वॉमिटिंग हो जाना, ठीक है। उसके बाद है वीकनेस। जब कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन ही प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो एनर्जी कहां से मिलेगी, ठीक है। और है माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, और फैट का भी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कैसे, वो हम पैथोजेनेसिस में देखेंगे। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, भाई डिजीज कैसे कॉज करता है। जियार्डिया अटैचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन यूजिंग अ सकिंग डिस्क बट डज नॉट इन्वेड द टिश्यू कॉजिंग डैमेज टू द ब्रश बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल्स। जो जियार्डिया होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ब्रश बॉर्डर होती है, बिल्कुल बॉर्डर जो होती है इंटेस्टाइनल सेल्स की, वहां पे आके ये सकिंग डिस्क की हेल्प से चिपक जाता है, ठीक है। कि टिश्यू के अंदर नहीं जाता, सिर्फ सरफेस एरिया पे आके चिपक जाता है, जिससे ये जो ब्रश बॉर्डर है उसको डैमेज करने लग जाता है। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। अब ये बॉर्डर को डैमेज कर रहा है तो एंजाइम्स पे भी फर्क पड़ेगा, वहां के एंजाइम्स डैमेज हो जाएंगे। एंड रिड्यूस सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, और उससे क्या होगा, जो सरफेस एरिया जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, प्रॉपरली एंजाइम्स भी डिस्ट्रॉय हो गए जो कि फैट और कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करेंगे, साथ ही साथ में सरफेस एरिया भी कम हो गया।
तो फैट का और कार्बोहाइड्रेट का माल एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। दीज पैरासाइट समटाइम्स गो इनटू द बाइलरी डक्ट, कभी कभी ये पैरासाइट बाइलरी डक्ट में चले जाते हैं, ठीक है, विच में लीड्स टू कोलियोसिस्टाइटिस, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, कोलियोसिस्टाइटिस हो जाता है। कोलियोसिस्टाइटिस का क्या मतलब होता है कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन आ जाती है, ठीक है। एंड जॉइंडिस इज कॉमनली सीन इन ट्रैवलर्स डायरिया, और साथ ही साथ में जॉइंडिस भी हो जाता है, ठीक है, मतलब पीलिया। इट इज कॉमनली सीन इन ट्रैवलर्स डायरिया। कॉमनली ये जार्डिया लैम्ब्लिया किस में दिखता है, जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं ना ज्यादातर, तो उनके अंदर ये दिख जाता है, उनको जिनको ट्रैवलर्स को लूज मोशन रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जार्डिया लैम्ब्लिया दिख सकता है, ठीक है। तो ये इसका पैथोजेनेसिस था कि ये ब्रश बॉर्डर पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको डैमेज करते हैं, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे प्रॉपर फैट का और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं लैब डायग्नोसिस की, ठीक है। लैब डायग्नोसिस में सबसे फर्स्ट है इसका स्टूल एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर हम मैक्रोस्कोपिक बात करें, मतलब हम अगर नेकेड आई से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, सबसे पहले फॉल स्मेल आएगी, बहुत ही बुरी स्मेल आएगी स्टूल की। दूसरा, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस एंड फैट बट नो ब्लड, और उसी स्टूल के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस दिखेगा, फैट दिखेगा, क्योंकि इनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो ब्लड नहीं दिखेगा, ठीक है। वॉल्यूमिनस स्टूल, स्टूल की क्वांटिटी नॉर्मल से ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिकली आप नेकेड आई से देखोगे नॉर्मली तो आपको ये चीज़ें दिखेगी। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिकली। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ट्रोफोजोइड कैन बी ऑब्जर्व बाय वेट माउंट प्रिपरेशन। वेट माउंट प्रिपरेशन के थ्रू हम ट्रोफोजोइड को देख सकते हैं, कैसे मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हाँ, सबसे पहले एक स्लाइड लेंगे, ठीक है, और स्टूल सैंपल लेंगे। स्टूल सैंपल में से थोड़ा सा स्टूल लेकर हम इस स्लाइड पे डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद में उस पे अपन नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे 1 to 2 ड्रॉप्स, ठीक है। नॉर्मल सलाइन ऐड करा आपने। ऐड करने के बाद में उसके ऊपर हम क्या रख देंगे, कवर स्लिप, कवर स्लिप, ठीक है। कवर स्लिप रखने के बाद में उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, स्टूल सैंपल लिया, स्टूल सैंपल में से स्टूल को लिया, उसके बाद में उसमें नॉर्मल सलाइन ऐड करा, मिक्स करा एंड कवर स्ट्रिप लगा दी, और माइक्रोस्कोपिकली हमने उसको ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो हमें क्या दिखेगा, हमें ट्रोफोजोइड्स इजीली उसके अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। हम ऑब्जर्वेशन जो करेंगे उसके अंदर, वो करेंगे फॉलिंग लीफ मोटिलिटी। उसका मूवमेंट ऐसा दिखेगा जैसे कोई पत्ती गिर रही हो, ठीक है। तो ये भी कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है कि फॉलिंग लीफ मोटिलिटी कौन से पैरासाइट की होती है, तो याद रखना जियार्डिया लैम्ब्लिया की होती है, ठीक है। अब एड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ Lugol's आयोडीन टू ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्ट एंड ट्रोफोजोइड। अगर आपको ट्रोफोजोइड और सिस्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है तो आप इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स Lugol's आयोडीन की मिला सकते हो, ठीक है। अगर नॉर्मल ट्रोफोजोइड देखना है आपको लाइव फॉर्म में तो आप वेट माउंट प्रिपरेशन करोगे, लेकिन अगर आपको इंटरनल ऑर्गन्स देखने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1 to 2 ड्रॉप्स Lugol's आयोडीन की डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसमें हम एक टेस्ट करते हैं एंटेरो टेस्ट, ठीक है, जिसको हम स्ट्रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है आपको बताती हूँ, देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज अ कैप्सूल और दिस इज अ थ्रेड। तो ये जो कैप्सूल होता है ये जिलेटिन का होता है, जिलेटिन कैप्सूल होता है, और ये जो पीछे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है स्ट्रिंग, ये होता है नायलॉन थ्रेड का, ठीक है। तो एंटेरो टेस्ट को हम स्ट्रिंग टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको थ्रेड दिख रहा है इजीली, कर्सर, नायलॉन थ्रेड हम इसको बोलते हैं, स्ट्रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, इट इज अ स्ट्रिंग टेस्ट इन विच जिलेटिन कैप्सूल अलोंग विद नायलॉन थ्रेड इज यूज्ड। ये एक हाँ, ये एक स्ट्रिंग टेस्ट होता है जिसमें जिलेटिन कैप्सूल का यूज करा जाता है, जिसके साथ में नायलॉन थ्रेड भी यूज करी जाती है। कैप्सूल होती है, उसके पीछे थ्रेड लगा हुआ रहता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो नायलॉन थ्रेड होता है ये पेशेंट का जो गाल होता है, चीक्स होते हैं, उस पे इसको चिपका देते हैं, ठीक है, किसी भी टेप वेप की मदद से, और ये कैप्सूल पेशेंट को देते हैं और उसको बोलते हैं आप इस कैप्सूल को निगल लो।
वो पेशेंट इस कैप्सूल को निगल लेता है। फिर 4 से 6 घंटे बाद क्या करते हैं, इस कैप्सूल को निकालते हैं। तो जब ये कैप्सूल पेशेंट को देते हैं इनगल्फ करने के लिए, तो वो इसके स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, ठीक है। जहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है आपके इंटेस्टाइन में, वो इस कैप्सूल पे लग जाता है, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, थ्रेड को हटाते हैं पेशेंट की चीक से 4 से 6 घंटे बाद, और थ्रेड की हेल्प से वापस कैप्सूल को बाहर खींचते हैं, ताकि जो जिलेटिन कैप्सूल के ऊपर जो सोल्यूशन लग गया है उसकी हम स्लाइड प्रिपेयर करके उसमें ट्रोफोजोइड को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। तो थ्योरी देख लेते हैं। इट इज अ स्ट्रिंग टेस्ट इन विच जिलेटिन कैप्सूल अलोंग विद नायलॉन थ्रेड इज यूज्ड, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है कि जिलेटिन कैप्सूल लेते हैं जिसपे नायलॉन थ्रेड लगा हुआ रहता है। पेशेंट इंजेस्ट कैप्सूल पोर्शन एंड थ्रेड पोर्शन इज अटैच टू द पेशेंट चीक। कैप्सूल को तो पेशेंट खा जाता है, इंगल्फ कर लेता है, निगल लेता है, खाता नहीं है ना। और जो थ्रेड है उसको पेशेंट के गाल पे अटैच कर दिया जाता है। आफ्टर फ्यू आवर्स, 4 to 6 आवर्स, कुछ घंटे बाद ये कैप्सूल को रिमूव करा जाता है और उसको सलाइन में रखा जाता है, ठीक है, नॉर्मल सलाइन में। फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करा जाता है अच्छे से वो मिक्स हो जाए। उसके बाद में सलाइन डिपॉजिट की स्लाइड बनाई जाती है और उसको एग्जामिन करा जाता है, ठीक है, जिसमें अपन को ट्रोफोजोइड्स दिख सकते हैं। इसके बाद हम बायोप्सी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका बायोप्सी है। कैसे? व्हेन मल्टीपल स्टूल एग्जामिनेशन एंड एंटेरो टेस्ट आर नेगेटिव, बायोप्सी फ्रॉम मल्टीपल ड्यूडेनल एंड जेजुनल साइट्स कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ जियार्डिया। जब बहुत बारी ऐसा होता है कि जो स्टूल एग्जामिनेशन है, टूल एग्जामिनेशन लिख दिया गलती से, यहाँ पर स्टूल आएगा, ठीक है। जब बहुत बारी स्टूल एग्जामिनेशन और एंटेरो टेस्ट नेगेटिव आए, तो उस कंडीशन में हम बायोप्सी कर सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन की, ठीक है। जैसे किस किस की, ड्यूडेनल वाले की और जेजुनल पोर्शन की कर सकते हैं, जिससे हम जियार्डियासिस को कंफर्म कर सकते हैं। अगर हमें उसमें ट्रोफोजोइड फॉर्म दिख जाएगी जो कि आपके इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जिसे हम जियार्डियासिस बोलते हैं, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हम कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में जैसे हम एलाइजा कर सकते हैं, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे, ठीक है। दूसरा इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही जो टेस्ट होते हैं, दीज बोथ टेस्ट आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंटी जियार्डियल एंटीबॉडीज। इन दोनों ही टेस्ट की हेल्प से हम एंटी जियार्डियल एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।